हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अब तक आप लोग क्या पढ़ चुके हो? अब तक आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ लिया, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट समझ लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लिया। मतलब मेन जितनी भी बातें आपको मैनेजमेंट के बारे में जाननी जरूरी थी वो सारी पढ़ ली हैं। बट मुझे कैसे पता चलेगी ये सारी बात कि तुम्हें सारी बात याद है? क्या तुम्हें सारी की सारी मेमोरी ट्रिक पता है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ तो इसका प्रूफ देना पड़ेगा ना। तो लगा दो फटाफट से अपनी अटेंडेंस और मुझे याद दिलाओ कि फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस, इन सभी के लिए तुमने क्या मेमोरी ट्रिक पढ़ी है, और सभी के पॉइंटर्स, सभी के पॉइंट्स लिखकर फटाफट से कमेंट में डालो, ताकि एक तो आपको उससे रिवाइज हो जाए सारी चीजें, प्लस मैम को ये पता चले कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। वरना मैम को कैसे पता चलेगा कि तुम सब लोग घर पे से पढ़ाई कर भी रहे हो या बस ऐसी मौज मस्ती चल रही है? ठीक है, तो लगा दो फटाफट से अटेंडेंस, फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ये मैनेजमेंट जो है ना, ये है कैसा है ये? आपको पता है मैनेजमेंट बहुत खूबसूरत है। मैनेजमेंट के बिना सब कुछ अधूरा है। हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है, कोई कहता है हमें साइंस की तरफ जाना है, बट मैं कहती हूँ कि तुम कॉमर्स ले लो, क्योंकि मैनेजमेंट में तो ये सब कुछ आता है। नहीं विश्वास हो रहा मेरी इस बात पे? नहीं विश्वास हो रहा ना? चलो आओ विश्वास दिलाती हूँ, आ जाओ फटाफट। तो बेटा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम अपने मैनेजमेंट को 3 चीजों से कंपेयर करने वाले हैं। 3 चीजों में इसका नेचर हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो भाई, करते होंगे ये लोग बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर प्राउड कि हम साइंस वाले हैं, हम ह्यूमैनिटीज वाले हैं। भाई, हम तो अपने आप में ही बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं। और देखो, कॉमर्स के अंदर आर्ट्स भी है, साइंस भी है, और तो और प्रोफेशन भी है। तो चलो अब 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। लेकिन उसके लिए भी पहले ये जानना तो बहुत जरूरी होगा ना कि आर्ट क्या होता है। एक आर्ट की जब बात होती है तो आर्ट क्या है? जैसे कि हमारा राजू अक्सर जब भी नहाता था ना, तो नहाते नहाते गाने गाया करता था, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। और उसकी मम्मी रोज उसकी ये आवाज सुना करती थी, और मम्मी को लगा कि अरे वाह यार, मेरा जो बेटा है बहुत होनहार है, उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ टैलेंट तो है भाई। ऐसे ही नहीं, इसकी सुरीली आवाज को सुनकर गली में इतने सारे लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं और हमारी बेल पे बेल बजाना शुरू कर देते हैं कि अरे बहन जी, अपने बेटे को बोलो गाना गाना बंद करे, आपकी खिड़की से सारी आवाज बाहर तक आ रही है और हमारे कानों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो बेटा, ये जो आर्ट होती है ना, आर्ट कहती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होता है। स्किल, जब भी हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम स्किल्स, जिसको आप अपने पर्सनलाइज तरीके से अप्लाई करते हो। जैसे कि आजकल इंस्टाग्राम का जमाना तो है ही, और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर अपने टैलेंट को दिखाने में पीछे बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो मैंने देखा है कि कुछ लोग तो इतना बढ़िया गाते हैं कि बस उन्हें देख के मुझे भी लगता है कि यार काश मैं भी एक अच्छी सिंगर होती। और कुछ लोग ऐसे गा रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि अगर इन्हें किसी एक्चुअल में सिंगर ने देख लिया तो उसे खुद पर शक होना शुरू हो जाएगा कि ये क्या ही है, क्या इस तरीके से संगीत का मजाक उड़ाया जा सकता है? तो बेटा, सभी लोग, उनको लगता है कि उनके अंदर वो स्किल है, वो टैलेंट है, तो सभी लोगों को अपने स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है। 2 सिंगर्स अलग अलग तरीके से गाना गाते हैं। जैसे कि हनी सिंह अपने तरीके से गाना गाता है, वहीं पे आतिफ असलम अपने तरीके से गाना गाता है। तो भाई देखो, सबका गाना गाने का तरीका अलग है ना। क्यों? क्योंकि सबके अंदर वो जो आर्ट है, वो जो स्किल्स है ना बेटा, वो अलग अलग है। बट अगर यही दोनों 10 साल तक गाना ना गाए, तो जब 11th ईयर में गाना गाना शुरू करेंगे ना, तो इनके भी गले में खराश होगी, इनके भी सुर ताल बिगड़ चुके होंगे। क्यों? प्रैक्टिस नहीं करी। बट वहीं पे अगर ये लगातार सालों साल प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखो ना यार, श्रेया घोषाल को पहले देखो और श्रेया घोषाल को आप आज देखो, क्या बदलाव आ चुका है ना। क्यों?
लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने से क्रिएटिविटी आ रही है। तो बेटा आर्ट यही होती है। आर्ट को तो हम लोग जनरली कहते हैं कि कला है, ड्राइंग है, बट बेटा आर्ट सिर्फ ये नहीं है। आर्ट को हर एक चीज है जहां पर आप किसी ना किसी स्किल को अप्लाई करते हो। तो देखो बेटा आर्ट की डेफिनेशन क्या कहती है, लिखा है आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आप कोई एक ही दिन में सिंगर नहीं बनता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्किल एग्जिस्ट करते हैं। जब कोई एक क्रिकेटर बनता है, कोई एक बच्चा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज होती है, उसके अंदर वो स्पोर्ट्समैनशिप कहीं ना कहीं होती है, वो स्पिरिट होता है कि नहीं मुझे ये काम करना है। तो बेटा कहीं ना कहीं जितने भी स्किल्स की बात होती है ये आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है कि आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो अचीव करना है, और उसको सिर्फ आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप उसके ऊपर स्टडी करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे। कोई सोचता है कि मुझे टॉपर बनना है क्लास 12 में, एक रात में कोई टॉपर नहीं बनता, ये उसके बहुत टाइम से चलने वाले स्ट्रगल्स का रिजल्ट होता है। बहुत सारी रातें उसने सेक्रीफाइस करी होंगी, दिन में बहुत सारी चीजों को उसने सेक्रीफाइस किया होगा, बहुत सारे फंक्शंस उसने छोड़े होंगे, तब जाकर वो आज सक्सेसफुल हो पाया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये चीज एक थी कि यार मुझे ना ये करना है। ठीक, अब बेटा जब ये आर्ट को डिफाइन करते हैं तो आर्ट कहता है कि भाई पीपीटी बना लो। आर्ट कहता है कि तुम्हारे अपने स्किल्स जो भी हैं उनकी पीपीटी बना लो। मैंने कहा पीपीटी, पीपीटी का मतलब क्या होता है? तो पहले पी का मतलब होता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि तुम्हारी जो आर्ट है वो किससे चलने वाली है? वो चलने वाली है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से। मैंने कहा अच्छा और दूसरा पी चलेगा तुम्हारी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन से, कि किसी की कॉपी नहीं करनी है, अपने यूनिक मैनर में अपना काम करना है। मैंने कहा टी बताओ, टी क्या है? टी से बताया गया थ्योरेटिकल नॉलेज, कि भाई इसके अंदर एग्जिस्ट करती है क्या? एक थ्योरेटिकल नॉलेज। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी सारी बातों को मानते हुए जरा थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताओ। तो चलो बच्चों इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो बेटा सबसे पहला फीचर क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि आर्ट के अंदर कहीं ना कहीं कोई थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। अब आप कहेंगे मैम कैसे? आपको पता है आप में से किसी ना किसी बच्चे के पास होगी भी, एक सब्जेक्ट है पेंटिंग, जिसको हम फैंसी फॉर्म में फाइन आर्ट्स बोलते हैं, और इसके अंदर 70 नंबर का प्रैक्टिकल और 13 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है। तो एक बात बताओ, सब्जेक्ट तो पेंटिंग है, थ्योरी तो इसके अंदर भी है, पढ़ाई है या नहीं है यहाँ पर भी थ्योरेटिकल नॉलेज की? जितने भी लोग सिंगर है बेटा वो भी थ्योरी पढ़ते हैं, अपने जो सिंगिंग नोट्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं वो लोग भी क्या पढ़ते हैं? अपने डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी आर्ट है ना बेटा, सबके अंदर कोई ना कोई थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सेकेंड आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब अपने इस बेसिक नॉलेज को हर कोई अपने यूनिक स्टाइल में दिखाता है। हमारा राजू हिप हॉप करता है, और वहीं पे उसका दोस्त बाबूराव वो तो भंगड़ा करता है, और वो भी फ्री स्टाइल में। तो बेटा सबका अपनी आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने का तरीका कैसा है? अलग अलग है। ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और ये कैसे आता है? ये आता है जितना ज्यादा आप इसके ऊपर वर्क करोगे, जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी जो आपको बातें समझाई ना, ये सारी बातें कहती हैं कि आर्ट क्या है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आपको आर्ट समझाया, बट अब मैं उसी आर्ट को मैनेजमेंट से कंपेयर करूंगी कि क्या मैनेजमेंट में भी आर्ट के ये सारे के सारे फीचर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के लिए। तो बेटा प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की बात करूं तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, अ मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज, नहीं यहां पर नहीं है, ये रहा, अ मैनेजर अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड एंड द बॉडी ऑफ नॉलेज टू अ गिवन सिचुएशन एन इशू और अ प्रॉब्लम इन हिज यूनिक मैनर। कि मान लो दो मैनेजर थे, मैंने दो मैनेजर के सामने एक प्रॉब्लम रखी कि यार हमारे यहाँ पर ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे कॉस्ट को कम करना है, तो बताओ क्या कर सकते हैं? कैसे मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करूं? मेरे सामने प्रॉब्लम है, मुझे जवाब दो, इसका सॉल्यूशन दो। तो एक कहता है कि मैम हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाकर, कि अगर हमारी ज्यादा से ज्यादा सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम सेल करेंगे, तो जब सेल को आप टोटल कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो मुझे तुम्हारी समझ में आ रही है, सही कह रहे हो आप। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा उसने कहा कि मैम अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर दे तो। दूसरे पर्सन ने मुझे ये कहा कि मैम अगर हम रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ते पे खरीदने की कोशिश करें, यानी कि हम बल्क क्वांटिटी खरीद लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में हमें डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट पे खरीदने की वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली मैम कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मैंने कहा बात तो तुम भी ठीक कह रहे हो। यानी कि दोनों ने ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने यूनिक मैनर में निकाला।
तो यूनिक मैनर में निकालना इस पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ना, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी तो हो ही रही है, बट एट द सेम टाइम पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है। और लास्ट पैराग्राफ भी यही कह रहा है, अ मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर। ठीक है, तो यस, एक फीचर तो हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। और ये यूनिक मैनर उन्होंने कैसे डेवलप किया? रोज के रोज देख रहे थे बिजनेस में क्या काम होता है, कैसे काम होता है, डे टू डे वर्किंग में उस चीज को अप्लाई कर रहे थे। इसका मतलब प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी तो यहां पर भी है। तीसरा, थियोरेटिकल नॉलेज। तो यहां लिखा है देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सो देयर एग्जिस्ट थियोरेटिकल नॉलेज। तो लो बच्चों, तीसरा फीचर भी यहां पर पूरा हो गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बच्चों? इससे सीधे सीधे ये कंक्लूजन निकलता है कि यस 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 यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट, कि मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। तो पहला नेचर डन कि मैनेजमेंट एक आर्ट होता है। अब दूसरी बात आई कि भाई साइंस क्या है? साइंस के बारे में तो बताओ कि साइंस क्या है। देखो, जब बात होती है ना साइंस की, तो साइंस को मैं ये कहूंगी कि साइंस कुछ भी झूठ नहीं बोलता। साइंस सिर्फ और सिर्फ हमें सच्चाई के बारे में बताता है। ये साइंस हमें सच्चाई से रूबरू कराता है, कोई भी इसके अंदर झूठी बात नहीं है। और यहाँ हर एक चीज को कह सकते हो कि प्रूफ किया जा सकता है। तो साइंस एक सिस्टम से काम करता है, जहां पर अगर कोई भी चीज हुई है तो वो उसका जो कॉज होगा उसका कहीं ना कहीं एक इक्विवेलेंट इफेक्ट जरूर होगा। तो यहीं से हम समझते हैं पहले कि साइंस क्या होता है। तो बेटा, साइंस का मतलब क्या है? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स एंड ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस एक सिस्टम की तरह काम करता है, जहां पर बहुत सारे ट्रूथ को समझाया जाता है, लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है। और यहां पर वो कोई भी बात ऐसी हवा में नहीं कहते कि अच्छा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाता है। अरे नहीं भाई, कि आप कोई भी सामान को अगर ऊपर उछाल रहे हो तो वो नीचे अपने आप ही आ जाता है, कोई आता है कोई नहीं आता नीचे, ऐसा थोड़ी होता है। हम इस बात को प्रूव कर पा रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा होता है। तो हम कह रहे हैं ना, हम प्रूव कर पा रहे हैं उसको कि कहीं पे भी उछाल लो आप कोई भी सामान हवा में, वो नीचे ही आकर गिरेगा। ज्यादा हवा में उड़ने वाले हमेशा नीचे ही आकर गिरते हैं। एकदम से जो हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं बेटा वो नीचे ही आके गिरते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं साइंस उसका क्या आंसर देता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब साइंस के भी बेटा अपने फीचर हैं। अब साइंस ना अपनी यूएसपी के साथ काम करता है। साइंस किसके साथ काम करता है बेटा? अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ साइंस की, तो साइंस अपनी यूएसपी लेकर चलता है। यूएसपी, अब साइंस की यूएसपी क्या है भाई? पहली बात, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी एस से आता है बेटा सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। और पी से क्या है? पी से है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसे ही नहीं हो रहा है कोई भी काम यहां पर। ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। उन्होंने कहा यहां पर जितने भी काम होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल है, सबका एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कि तुमने मन किया कि तुम्हें आग के दरिया में कूदना है, तुम्हें आग को छूना है, तो तुमने जलती हुई आग में हाथ लगाया और अचानक से तुम्हें झटका लगा, और झटका लगते तुमने देखा कि तुम्हारी फिंगर जल गई, और उन्होंने कहा मेरी फिंगर जल गई। तो बेटा क्यों जल गई? क्या कॉज है उसके पीछे? आग लग गई थी इसमें, तुम्हें मन कर रहा था ना आग में कूदने का। तो लो भाई, ये क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उन्होंने वही एग्जाम्पल दिया कि हमने जो पढ़ा है ना कि जब भी कोई एक एप्पल ट्री से गिरता है तो वो किसकी वजह से गिर रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो साइंस ऐसे काम करता है। प्लस साइंस के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे नहीं है, हम इनको टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं लेबोरेटरी में अंडर द कंट्रोल कंडीशन, और हर जगह आउटकम सेम ही मिलेगा। अगर आप सेम चीज का टेस्टिंग कर रहे हो हर लेबोरेटरी में, तो आपको सेम ही मिलेगा। और इसी वजह से इसको मिली हुई है यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। हर जगह पर साइंस चाहे इंडिया में पढ़ाई जा रही है, जर्मनी में, जापान में, कहीं पर भी सब जगह लॉ ऑफ ग्रेविटी सेम तरीके से पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन पढ़ाया लॉ ऑफ ग्रेविटी ही जा रहा है, और उसके आउटकम भी हर जगह पर सेम है। इसलिए हर जगह पर इसकी वैलिडिटी है। क्यों? क्योंकि आप साइंस के प्रिंसिपल्स को बदल नहीं सकते। बट क्या ये सारी बातें मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है?
क्या सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, क्या प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट वाले प्रिंसिपल्स, क्या यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये हमारी साइंस में भी मैनेजमेंट में भी है क्या? चलो देखते हैं। उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि मैनेजमेंट के भी अपने थ्योरी प्रिंसिपल्स हैं। हाँ बिल्कुल, अगला चैप्टर हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और थ्योरी तो भर भर के हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर। यस भाई, मैनेजमेंट के भी ऊपर भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। मैनेजमेंट में भी एक बहुत बड़ा लिटरेचर है, मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पर भी होता है एक डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को बांटते हैं हम लोगों के बीच में, और बांटने की वजह से स्पेशलाइजेशन मिलता है, काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो यहाँ भी है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यहाँ पर भी है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ठीक है भाई, ये तो मैनेज हो गया, ये वाला तो आपका मेट हो गया आपका फीचर कि यस, इसकी भी अपनी वोकैबुलरीज होती है, जहां पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर भी सिस्टम से काम होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशन। हम ये बात भी कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है, जहां पर दो बड़े बड़े महान हस्तियों ने हमें भर भर के प्रिंसिपल्स दिए हैं, मूलभूत सिद्धांत बताए हमारे मैनेजमेंट के। तो उनको भी ऐसा नहीं था कि रात को सपना आया और सुबह उठ के उन्होंने ऐसे कह दिया, नहीं, उन्होंने ऑब्जर्व किया, कंपनी में काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उन्होंने देखा कि कब कहां क्या कैसे होता है, तब जाके वो प्रिंसिपल को लेकर आए। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो यहां पर भी है, सॉरी, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बट आउटकम अलग अलग थे। एक बात लेकिन यहां पर सामने आई कि जब हमने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया तो उसके जो आउटकम्स थे ना, वो अलग अलग थे, रिजल्ट है वो अलग अलग आ रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे थे, ह्यूमन बिहेवियर के साथ, जो अलग अलग था। एक जगह पे मैंने डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई करा, उसका इंपैक्ट अलग दिखा, दूसरी जगह पर डिवीजन ऑफ वर्क लगाने की वजह से भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? लोग ही काम नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे में रिजल्ट सेम कैसे मिलता? और इसी की वजह से यहां पर साइंस को मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कह दिया गया। तो ये वाला जो कह सकते हो पॉइंट कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर है, डेफिनेटली ये एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन यहां पर आउटकम वाली जो बात है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो कह सकते हो कि इसकी वजह से आप साइंस से जब कंपेयर कर रहे हो मैनेजमेंट को, तो इनएग्जैक्ट साइंस बन पा रहा है। ठीक है। तीसरा, साइंस के प्रिंसिपल, क्योंकि साइंस के जो प्रिंसिपल है वो तो एग्जैक्ट होते हैं, रिजिड होते हैं, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल उसके जैसे एग्जैक्ट नहीं होते, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलाव करना पड़ता है। क्योंकि देखो, हम एक ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं यहाँ पे जो बदल रहा है, ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हो, आसपास का जो बिजनेस एनवायरमेंट है, कंपटीशन है, टेक्नोलॉजी है, वो लगातार बदल रही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम बहुत रिजिड होकर बिजनेस नहीं कर सकते, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी हमें बदलना पड़ता है। और इस रीजन की वजह से हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं मिली हुई है। तो ये वाला तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होता। तो 1.5 कह सकती हूं मैं कि 1.5 जो फीचर्स हैं वो मेट हो रहे हैं। इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्योर साइंस तो नहीं है, मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। ये साइंस से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, ये साइंस के बहुत ज्यादा पास भी नहीं है। और अगर आर्ट और साइंस दोनों की बात करूं तो प्योरली आर्ट भी है, पर साइंस पूरी तरीके से नहीं है। तो अगर अब इसी की बेसिस पे हम बोले तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट और साइंस में हमें अगर कंक्लूजन निकाले तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, मतलब अलग अलग देखोगे तो ऐसा तो नहीं है, बट हाँ, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि एक साथ चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें थियोरेटिकल नॉलेज भी चाहिए, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन भी चाहिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी चाहिए, बट हाँ, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, आउटकम सेम नहीं है, बट हाँ, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज की तरह हम जरूर काम करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब, जैसे कि मैं यहाँ पर एक टीचर हूं, तो मैं एक प्रोफेशन में हूं, बट क्या हर कोई टीचर बन सकता है? कहीं ना कहीं टीचर बनने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर स्पेशल नॉलेज की जरूरत होगी। एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट को ट्रीट करता है। अब कल को अगर मैं ये बात कहने लगूं कि आई एम अ डॉक्टर, तो क्या आप मेरी बात को विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे ना इस बात पर। क्यों? और मेरे पास ये एलिजिबिलिटी भी नहीं है कि मैं अपना एक क्लिनिक खोलकर बैठ जाऊं और कल को ये कह दूं अपने बोर्ड पर लिखकर दैट आई एम अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे कि मैम, क्या आपने भी एमबीबीएस किया है? या फिर मैं यहाँ पर अपना एक ऑफिस खोल के बैठूं और मैं बोल दूं दैट आई एम अ लॉयर, मैं हूं एक लॉयर या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप कहीं ना कहीं मुझसे सवाल जरूर करेंगे कि मैम, क्या आपके पास एलएलबी की डिग्री है? और मैम, अगर आप ये कह रही हैं कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो क्या आपके पास सीए की डिग्री है? मतलब कि मैंने यहाँ पर जितने भी चीजों के नाम लिए, जितने भी प्रोफेशंस के नाम लिए, आपने सभी जगहों पर मुझसे एक सवाल किया, और वो सवाल क्या है कि क्या मैम आपके पास इससे रिलेटेड नॉलेज है? तो
तो मतलब बेटा जितने भी प्रोफेशन होते हैं ना, हर एक प्रोफेशन के अंदर हमें एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। और कहीं ना कहीं ये जितने भी बेटा प्रोफेशंस होते हैं, ये सब प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है। क्या है ये सबके सब प्रोफेशन? एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन मतलब कहीं ना कहीं हम सभी प्रोफेशंस के अंदर कुछ ना कुछ काम ही तो कर रहे हैं। और लेकिन ये ऑक्यूपेशन में आप तभी आ सकते हो जब आपके पास यहां पर इसके रिगार्डिंग होगी कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बिना स्पेशलाइज्ड नॉलेज के इस प्रोफेशन में एंट्री तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब किसी भी चीज को प्रोफेशन हम कैसे कह सकते हैं, तो जिसके लिए मैंने बहुत ही मोटिवेशनल मेमोरी ट्रिक बनाई है, जरा दिल थाम के बैठिएगा और उसको सुनिएगा। तो बेटा क्या है वो मोटिवेशनल हमारी मेमोरी ट्रिक? विद राइट प्रोफेशन, विद राइट प्रोफेशन, anyone with the right profession, everyone can achieve success. With the right profession, everyone can achieve success. यानी कि अगर आपने सही प्रोफेशन को चुना तो सक्सेस पक्की है। तो बेटा इसी सब में हमारे पांचों के पांचों जो फीचर्स होते हैं यहाँ पर वो छुपे हैं। मैंने सारे फीचर्स इसी ने छुपा रखे हैं और वन बाय वन चलो मैं उनको रिवील करती हूं। तो बेटा सबसे पहले उनके इनिशियल्स लिख देते हैं, WRPES। तो बेटा सबसे पहला जो W दे रखा है आपको, उसका मतलब है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। R से है बच्चों रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। R से क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। P से है प्रोफेशनल। P से है प्रोफेशनल एसोसिएशन। E से है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। और S से है सर्विस मोटिव। तो बेटा इन्हीं सारे पांचों पॉइंट्स में छुपे हुए थे सारे फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, जो कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि विद राइट प्रोफेशन एवरीवन कैन अचीव सक्सेस। ठीक है, तो चलो वन बाय वन अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है बेटा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब बेटा मान लो आपको कल को अगर चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो क्या आपको नहीं पता कि चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? कि आपको सबसे पहले अपनी क्लास 12th क्लियर करनी है, फिर एक मिनिमम परसेंटेज के साथ, फिर उसके बाद आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा, देन उसके बाद सीए इंटर आएगा, फिर आपकी आर्टिकलशिप होगी, ट्रेनिंग होगी, फिर फाइनल का पेपर होगा, तब जाकर ही आप उस पर्टिकुलर डिग्री को अटेन कर पाओगे। तो मतलब सब कुछ वेल डिफाइंड है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर उस प्रोफेशन को पढ़ाया भी जाता है, बहुत सारी बुक्स जो हैं वो उस चीज के ऊपर लिखी गई हैं। तो बेटा हर प्रोफेशन के अंदर ना सब चीजें वेल डिफाइंड है, यानी कि यहाँ पर आपके पास एक पूरी इंस्ट्रक्शन है, पूरा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कर सकते हो। ठीक है, सेकंड फीचर कहते हैं बेटा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर ऐसी एंट्री कर सकते हो कि मैं अगर कह रही हूं कि आज मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती ये बात। इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे हाथ में एक डिग्री होनी चाहिए। अगर आज मैं कह रही हूं कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक डिग्री होनी चाहिए। यानी कि किसी भी प्रोफेशन के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, हर प्रोफेशन के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। आप किसी भी प्रोफेशन में ऐसे ही नहीं घुस सकते विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। आप ऐसे एंटर कर जाएंगे कि नहीं बच्चे, ऐसे तो नहीं तो फिर गली गली में डॉक्टर, गली गली में इंजीनियर, गली गली में लॉयर, गली गली में टीचर, गली गली में चार्टेड अकाउंटेंट घूमेंगे मेरे बच्चों। तो किसी भी प्रोफेशन के अंदर एंट्री आपको ऐसे नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं एंट्री पास आपको यहां पर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा थर्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब कौन बना रहा है ये सारे रूल्स रेगुलेशन, एंट्री रिस्ट्रिक्शन? कौन ले रहा है हमारे ये सारे एग्जाम? कौन बताता है कि किसी भी प्रोफेशन में आकर क्या करना होता है? कैसे यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश हो रही है कि अगर मुझे चार्टेड अकाउंट बनना है, तुम्हें चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो हम अलग अलग जगह जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्या? कहां पता चलता है हमें सारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में? बेटा आप बोलेंगे मुझे मैम ICAI। कौन सी काउंसिल है जो मुझे इस चीज के परमिशन देती है कि मैं एक लॉयर बन सकती हूं, मैं प्रैक्टिस कर सकती हूं एज अ लॉयर? बार काउंसिल ऑफ इंडिया है ना।
तो बेटा ये जितने भी चीजों के मैंने नाम लिए ना, ये सारे प्रोफेशनल एसोसिएशन है, और हर एक प्रोफेशन का अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, मतलब काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अथॉरिटी है जो आपके एग्जाम कंडक्ट करती है, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है, जिसके आप मेंबर बनते हो, जो सारे नॉर्म्स और सारे कोड ऑफ कंडक्ट को डिवाइस करती है, डिजाइन करती है, जो सारे कोड ऑफ कंडक्ट को डिजाइन करती है कि आपको उस प्रोफेशन में रहकर क्या करना है। और हमने एक ही एसोसिएशन बनाया है एक ही प्रोफेशन के लिए, क्यों? टू एस्टैब्लिश द यूनिफॉर्मिटी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। नहीं तो गली गली में ये प्रोफेशनल एसोसिएशन भी खुल जाएंगे मेरे बच्चों, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए हर एक प्रोफेशन का एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है इस प्रोफेशन में आकर। एक डॉक्टर कहता है कि चलो जी मैंने तो व्हाइट कोट पहन लिया है, स्टेथोस्कोप मेरे गले में है, और अब बताओ जी मुझे करना क्या है। क्या मुझे यहाँ पर बैठकर हंसी मजाक करना है, यहाँ पर पेशेंट्स के साथ चुटकुले यहाँ पर बोलने हैं, करना क्या है मुझे यहाँ बैठकर। तो एक दिन क्या हुआ कि एक डॉक्टर बैठ के आराम से, उसका लंच टाइम था, एसी की हवा खा रहा था, और अपना लंच खोला, उसने देखा आहा तो बस दाल मखनी, शाही पनीर, नान, ये सब आया है घर से, और बस वो खाना खाने ही वाला था कि तुरंत उसके दरवाजे पर एक नॉक हुआ, सर इमरजेंसी है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब क्या करें, पहले अपने वो दाल मखनी और शाही पनीर का टेस्ट एंजॉय करें, या जाके पहले पेशेंट को ट्रीट करके आए? बताओ बताओ क्या करें। तुम कह रहे हो कि मैडम शाही पनीर खा लेते हैं पहले, है ना, तुम तो वही नालायक। बेटा क्या करेगा एक डॉक्टर? एक डॉक्टर सबसे पहले जाके अपने पेशेंट को देखेगा, क्यों? क्योंकि वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, और ऐसी उसने शपथ ली थी, कब? जब वो इस प्रोफेशन में एंटर हुआ था। तो ये बात कहां बताई गई थी उसे? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। और किसने बताई है? प्रोफेशनल एसोसिएशंस ने, कि अगर आप एंटर करते हो इस प्रोफेशन के अंदर तो आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये रहेगा, यानी कि हाउ टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। आपके क्या आपका कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, किस तरीके से आप यहाँ पर काम करेंगे, वो सारी चीजें, वो सारे नॉर्म्स आपको यहाँ पर आकर पता चलेंगे। तो हर प्रोफेशन में एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जितने भी प्रोफेशनल्स के अंदर लोग हैं, ये क्या तुम्हें सामान बेच रहे हैं क्या? ये सब लोग बोलो, सामान बेच रहे हैं? ये सभी लोग अपनी अपनी सर्विस दे रहे हैं तुम्हें, जैसे कि डॉक्टर मेडिकल सर्विस दे रहा है, एक लॉयर अपनी लीगल सर्विस दे रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट अपनी फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सभी लोग तुम्हें अपनी सर्विस दे रहे हैं ना, कुछ भी सामान तो नहीं बेच रहे। तो सभी प्रोफेशन के अंदर एक मोटिव होता है कि अपनी सर्विस देना, अपनी डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस देना। जैसे कि एक लॉयर का काम होता है अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना, ठीक है। तो आई होप कि पांचों के पांचों पॉइंट आप लोग समझ चुके होंगे। तो बच्चों अब इसी को हम लोग कंपेयर करेंगे अपने मैनेजमेंट के साथ कि क्या ये सारी चीजें हमारे मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिख के रख लेती हूं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो चलो अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बेटा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की अगर मैं बात करूं, तो अगर मुझे मैनेजमेंट की लाइन में जाना है तो कहीं ना कहीं हमें ये बात पता है ना कि मैनेजमेंट की लाइन में जाने के लिए बीबीए करना है, एमबीए करना है, बीएमएस करना है, इतना तो हमें पता ही है। प्लस बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मैनेजमेंट को पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी लिटरेचर है जो लिखी हुई है, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं इसके ऊपर। तो कह सकते हो कि मैनेजमेंट में भी ना चीजें वेल डिफाइंड है। अगर आज आप कॉमर्स में एंटर हुए तो हमने भी आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पकड़ाए, हम भी आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं जो आगे जाके आपको मैनेजमेंट की लाइन में हेल्प करेंगे। तो यस, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज डेफिनेटली यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ भी है, इट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज comprising the well-defined principle based on varieties of business situation. These knowledge can be acquired in different colleges, professional institutes, and through a number of books and journals. तो सब चीजें वही हैं जैसे हमने भी प्रोफेशन में पढ़ी। तो यस, वाला जो पॉइंट है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब बेटा अगर मैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करूं तो मुझे बताओ कि कोई एक ऐसा एग्जाम जो ये कहता हो कि इस एग्जाम को देकर आप मैनेजर बन जाएंगे, कोई एक ऐसी डिग्री जो आपको मैनेजर ही बनाती है कोई? क्लैट का एग्जाम देके आप एलएलबी के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है आपकी कि आप स्पोर्ट्स में एंटर कर सकते हो। नीट का एग्जाम दोगे तो मेडिकल लाइन में जाओगे, जेई का एग्जाम दोगे तो इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे, एलएलबी का एग्जाम दोगे तो लॉयर की लाइन में जाओगे। तो बट व्हाट अबाउट मैनेजमेंट? ऐसा कोई यूनिफॉर्म एग्जाम नहीं है जो आपको मैनेजर बनाता हो, ऐसी कोई डिग्री नहीं है जो आपको मैनेजर बनाती हो। आप आज भी आप एक मैनेजर की पोस्ट पे डेजिग्नेट हो सकते हो। आज भी क्या करना है आपको? अपना एक बिजनेस खोलना है, वहां पर
पैसा लगाना है, वहां के मैनेजमेंट संभालना है और आप बन गए मैनेजर। बहुत से लोग अपनी कंपनी खोलते हैं और बोल देते हैं आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी, और अगर आप उनसे जाकर उनकी डिग्री पूछे तो भले वो 12th पास हो, दैट डजंट मैटर। तो मैनेजर बनने के लिए ऐसा कोई एग्जाम, ऐसा कोई कोर्स यहां पर डिजाइन नहीं किया गया, तो एंट्री यहां पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो देखो पूरा नहीं होता, कहीं कहीं पर हो सकती है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा बेटा यहां पर प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है? क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हमें यह बताता हो कि भाई प्रोफेशन में आकर हमें करना क्या है, या वही हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता हो? ऐसा कुछ सुना है क्या आप लोगों ने? कहीं बोलो, सुना है? ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हाँ, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है हमारे पास, बट उसको कोई स्टैट्यूटरी आइडेंटिटी नहीं मिली हुई है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है, यानी कि उसको ऐसा कोई लीगल सपोर्ट नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको उसका मेंबर बनना जरूरी है। ठीक है, तो प्रोफेशनल एसोसिएशन भी हमारे पास नहीं है, तो इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ भी लेते हैं पहले सेकंड पॉइंट को, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एनीवन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर in any business or enterprise irrespective of the educational qualification process, चाहे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Nowhere in the world it is mandatory for a manager to possess any specific degree, और कहीं पर भी वर्ल्ड में ऐसा कोई भी कोर्स या कोई भी डिग्री नहीं है जो आपको ये कहती हो कि इसे करके आप एज अ मैनेजर डेजिग्नेट हो जाओगे। ठीक है, तो ये वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट आपको यहां देखना पड़ेगा, देयर इज नो कंपल्शन फॉर द मैनेजर टू बी द मेंबर ऑफ सच एन एसोसिएशन नॉट डज इट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। यानी कि अगर हम AIMA की बात करें, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की, तो उनको कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं मिली हुई, यानी कि लीगल उनके पास आइडेंटिटी नहीं है कि उनको ये कहा जा सके कि आप एक प्रोफेशनल एसोसिएशन हो मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये वाला क्राइटेरिया भी नहीं होता मेरे बच्चों। अच्छा, चौथी बात क्या पढ़ी थी बेटा हम लोगों ने इसके अंदर? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जब कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है तो कौन बना रहा है यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट? कौन दे रहा है आपको यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे फॉलो करने के लिए? कोई भी नहीं दे रहा ना। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एसोसिएशन ही नहीं है। आप अपने नॉर्म्स के हिसाब से काम करोगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे वहां के हिसाब से काम करोगे, तो बेटा ये भी पूरा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट की तरह बात करूं तो सर्विस मोटिव। अब देखो, सर्विस मोटिव पार्शियली हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो अपनी डेडिकेटेड सर्विस भी दे रहे हैं, बट वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते, वो प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि पार्शियली मेट कर रहा है आपका ये पॉइंट, पूरी तरीके से तो नहीं, बट यस ये पार्शियली मेट कर रहा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस क्या हम ये कहें दें कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है? बोलो, क्या हम कह दें? देखो, ऐसी बात तो हम नहीं कह सकते, सीधे सीधे हम ऐसे कह दें कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। हम पॉजिटिविटी के साथ कहते हैं, हम किसी को बिल्कुल मना नहीं करते किसी भी चीज के लिए। तो हम ऐसे बोलेंगे दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। ठीक है, तो हमने 3 नेचर पढ़े बेटा आज मैनेजमेंट के। कैसे? आर्ट, साइंस और प्रोफेशन, जिसमें हमने ये बोला आर्ट के लिए कि मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट। भाई ये तो पूरी तरीके से आर्ट तो है मैनेजमेंट। बट साइंस की बात करूं तो बेटा ये एक इनएग्जैक्ट साइंस है, पूरी तरीके से तो नहीं है यहां पर साइंस भी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, आउटकम सेम नहीं आते, फ्लेक्सिबल होते हैं प्रिंसिपल्स। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि साइंस नहीं है, हम ये कहेंगे कि चलो ठीक है इनएग्जैक्ट साइंस है। और प्रोफेशन के लिए तो हमने यहां पे कह ही दिया है कि नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। ठीक है जी, डन डन। तो आई होप कि यहां तक जो हमने नेचर पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी भी तरीके की दिक्कत आपको यहां तक तो नहीं रही होगी। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। धीरे धीरे मैनेजमेंट के बारे में हम ना जाने कितनी सारी बातें पढ़ते जा रहे हैं ना। कभी मैनेजमेंट का नेचर पढ़ रहे हैं, कभी उसका ऑब्जेक्टिव, कभी उसकी इंपॉर्टेंस, बट अब हम पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। यानी कि हमने कहा स्टार्टिंग में कि मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। मैनेजमेंट में हमारे प्रिंसिपल सर भी होते हैं या मैम भी होती हैं, हमारे डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, यानी कि जो भी आपके यहाँ पर जिस भी तरीके से डेजिग्नेटेड होंगे, हमारे टीचर्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, इंचार्जेस भी होते हैं। बट इन सभी लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में लेवल क्या है? एक वो लोग जो अंदर एसी में आराम से बैठे हैं और जब मन करता है तब आते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं, और उनके आने पर पूरा स्कूल खड़ा होकर उनको रिस्पेक्ट देता है, सब उनको विश करते हैं, एक वो लोग हैं।
और एक वो लोग हैं जो सुबह टाइम को देखकर भागे भागे दौड़े दौड़े चले आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो लेट हो गए तो सैलरी कट जाएगी, और आके बेचारे गर्मी में सिर्फ पंखों के नीचे ही बैठते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अल्टीमेटली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। असली मजदूरी तो भाई क्योंकि वही लोग करके दिखाते हैं। तो बेटा ये सभी लोग अलग अलग लेवल्स पर काम करते हैं और इनका ये लेवल डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उतने ही बड़े लेवल पर होता है बच्चों। तो चलो जानते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद से कि कितने तरीके के लेवल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा पहली बात तो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तुमने तो रिलेशनशिप ना जाने कितने तरीके के सुने होंगे, तुम तो रिलेशनशिप सुनते हो, सिचुएशनशिप सुनते हो, और आजकल न जाने कौन कौन से शिप चल रहे हैं भगवान ही जाने। बट बेटा जी यहां पर जो रिलेशनशिप बताया जा रहा है वो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जो कि होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। जैसे कि मान लो कि ये हमारा राजू है, राजू बन गया जेंटलमैन। तो बेटा ये राजू अपना एक चाय का ठेला चलाता है, तुम्हें तो पता ही है हमारा राजू चाय वाला। अब इस राजू चाय वाले ने भी अपने यहां पर काम करने के लिए एक छोटू रखा हुआ है। तो बेटा आपको पता है भले ही राजू हमारे लिए निकम्मा और नालायक हो, लेकिन यहां पर राजू भी बॉस है, बॉस, सुपीरियर। और पता है वो सुपीरियर किसका है? इस छोटू का। क्यों? क्योंकि इस छोटू को क्या काम करना है, कैसे करना है और इसकी सैलरी सब कुछ राजू के पास से आती है। तो बेटा छोटू हो गया सबऑर्डिनेट और राजू हो गया सुपीरियर। तो बेटा यहां पर जो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिश्ता बना है ये कैसे बना है? ये बना है इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि राजू के पास छोटू से ज्यादा अथॉरिटी है ना। उसके ठेले में क्या होगा क्या नहीं होगा ये राजू तो डिसाइड करेगा, छोटू तो नहीं डिसाइड कर सकता। प्लस अपने उस बिजनेस को चलाने की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके कंधों पर है? राजू के कंधों पर है। एक बार को कल को छोटू उसके बिजनेस को छोड़कर भाग सकता है, लेकिन राजू को तो वो बिजनेस चलाना ही है ना, क्योंकि वो तो करता धरता है उस बिजनेस का वेलफेयर, सर्वाइवल सब कुछ राजू के हाथों में तो ये है। तो बेटा ये जो हमने रिश्ता पढ़ा ना सुपीरियर सबऑर्डिनेट का, यही बनता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है, जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट को आपस में बांध कर रखता है और अलग अलग लेवल्स को अराइज करता है। चलो अब मैं तुम्हें यहां पर एक डायग्राम दिखाती हूं जो लेवल्स को डिस्क्राइब करता है। तो देखो बेटा ये है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक डायग्राम। अब इस डायग्राम में ये होते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब सारे वही भाई वही लोग, एसी वाले कैबिन वाले लोग जो मस्त अपने कैबिन में बैठते हैं और आराम फरमाते हैं, लेकिन उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है और सबसे ज्यादा पावर भी इन्हीं के हाथों में होती है। और उसके बाद आते हैं इनके नेक्स्ट सुपीरियर्स, यानी कि हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो इन्हीं के अंडर काम करते हैं। थोड़े से ये भी लोग कह सकते हो कि इनके जो कमरे पहले वाले पड़े हमने कैबिन, इनके भी थोड़े से कैबिन हो सकते हैं, लेकिन वो कैबिन थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, मतलब उतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे टॉप लेवल के होते हैं। और उसके बाद आते हैं बेटा हमारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जहां पर हमारे पूरी वर्कर पार्टी रहती है और उन वर्कर्स के थोड़े से सुपीरियर्स काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसकी शेप कैसी है। इसकी शेप एक पिरामिड शेप है और यहां पर जितने नंबर ऑफ पर्संस यहाँ पे वर्क करते हैं आप कह सकते हो कि उसी हिसाब से इनको हमने यहाँ पे स्पेस दिया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सोचो ना, टॉप लेवल मैनेजर्स कितने होते होंगे? 5, 10, 15। क्यों? आप अपने स्कूल में देख लो, मैनेजर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये कितने ही लोग होते होंगे, है ना। और वहीं पर अगर मैं बात करूं टीचर्स की, तो टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं। और उसके बाद तुम लोग, अरे तुम लोग हमारे मजदूर, तुम लोग तो हमसे भी ज्यादा हो ना, तो तुम्हें सबसे ज्यादा हम लोगों ने जगह दी है। तो बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल भी कहा जाता है, यहां पर आते हैं सारे के सारे बड़े बड़े लोग, जैसे कि सीईओ, सीएमओ, सीएफओ। अब सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये सब लोग यहां पर आते हैं। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट में बेटा सारे के सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जैसे कि आपके क्लास टीचर्स होते हैं ना, ऐसा आप कह सकते हो। तो बेटा यहां आते हैं सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या फिर डिवीजन हेड्स। कुछ स्कूल्स में कोऑर्डिनेटर्स,
का भी कॉन्सेप्ट होता है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो वो भी आप कह सकते हो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं बेटा वर्कर्स के भी हेड, यानी कि हमारे सुपरवाइजर, जैसे कि क्लास में हम किसी को हेड बॉय हेड गर्ल बना देते हैं या फिर मॉनिटर बना देते हैं, ये वही लोग होते हैं, सुपरवाइजर, फॉरमैन, इंस्पेक्टर, ये सब लोग यहां पर आते हैं। अब आप मुझे बताओ इसमें सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके हाथों में होती होगी? भाई हमारे टॉप लेवल के बाद में, टॉप लेवल के हाथों में, फिर मिडिल लेवल के पास और फिर लोअर लेवल के पास। तो बेटा यहां पर जो अथॉरिटी होती है ना, वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है बेटा? डाउनवर्ड, कि जितना आप नीचे जाते जाओगे इस पिरामिड के अंदर, इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट की हायरार्की के अंदर, उतना ही अथॉरिटी कम होती चली जाएगी। बट बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि जितना आप ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर उतनी बढ़ेगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आपको पावर मिलेगा उसके इक्विवेलेंटली हम यहाँ पर आपको ऑब्लिगेशंस देंगे, उतनी ही आपकी लाइबिलिटीज होंगी, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो आपको निभानी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। द रीजन बीइंग कि एक सबऑर्डिनेट ही तो अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और अथॉरिटी नीचे की तरफ बहती है, क्योंकि धीरे धीरे हर एक लेवल पर वो कम होती चली जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? डायग्राम पूरा क्लियर हो गया? चलो अब इनके फंक्शंस देखते हैं बेटा। अब मैं फंक्शंस की बात करूं तो बहुत ध्यान से समझना फंक्शंस को। सबसे पहले मैं टॉप लेवल के फंक्शंस को आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। तो टॉप मैनेजर्स बेटा क्या क्या करते हैं? एक सेकेंड। तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस की अगर मैं आपको बात करूं तो देखो उनका मेन काम है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालना। सारे के सारे जितने भी मेन डिसीजंस होते हैं वो सब यही लोग लेंगे। तो वो कौन से हो सकते हैं बेटा? देखो पहली बात तो यहाँ पे सारे डेजिग्नेशंस लिखे हुए मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिए हैं। अब इनके काम देखो, सबसे पहला काम क्या है? इंटीग्रेट द डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसे और गलती से इसको मिडिल लेवल में लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ आपको वहां देखने को भी मिलेगा। तो मार्क दीज वर्ड्स, ये लिखा है कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं कि भाई आपको कैसे कैसे काम करना है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक काम कैसे होगा, ये उन सब चीजों को डिसाइड करते हैं किस हिसाब से, जैसे इन्होंने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव बनाया है। ठीक है, जैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्कूल खुल गया है, अब स्कूल में किस तरीके से क्लासेस लगेंगे, किस तरीके से पीरियड्स अरेंज किए जाएंगे, ये सभी चीजें इन लोगों को ध्यान देनी है। उसके अलावा ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, डेफिनेटली इन्हीं का ही मेन काम है ये। प्लस हमारे आसपास के एनवायरमेंट में क्या हो रहा है और उसके हिसाब से डिसीजन लेना, ये टॉप लेवल का काम है। अपने गोल्स को, स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करना, ये टॉप लेवल का काम है। तो बेटा ये लोग क्या करते हैं? बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे, उसका हमारे बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस चीज को एनालाइज करेंगे और उसी के हिसाब से ओवरऑल गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में और उसका इंपैक्ट क्या सोसाइटी पे, इन सभी चीजों का ध्यान ये रखेंगे। तो मोटा मोटा काम हो गया इनका मेन। गोल्स बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे और वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए काम करेंगे। डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन सेटअप करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? पहली बात तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए एक बात समझो कि ये लिंक बनाते हैं टॉप और लोअर के बीच में, क्योंकि ये बीच में काम कर रहे हैं, है ना, मीडिएटर एक तरीके से। ये सबऑर्डिनेट तो है टॉप मैनेजर्स के, लेकिन ये सुपीरियर होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर मतलब वही आपके ऑपरेशनल लेवल, जिसको आप लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहोगे, जिसको आप सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहोगे। यहां पे जितने भी लोग हैं बेसिकली उनको या तो डिपार्टमेंटल मैनेजर या डिविजनल हेड बोलते हो। ठीक है, अब इनका क्या काम है? इनके 5 काम है। पहला तो टॉप लेवल ने जितनी बातें बताई वो सारी इन तक पहुंचाना। प्रिंसिपल ने हमें कोई बात बताई, हम आपको बता रहे हैं आके। ठीक, हमारे डिपार्टमेंट में जितने लोग होने चाहिए उतने हो, हर एक डिपार्टमेंट में जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग होने ही चाहिए, इस बात की श्योरिटी हमें रखनी होगी। प्लस जो भी ड्यूटीज है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो असाइन करना, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना अपने यहाँ पे काम करने वाले लोगों को, कि कभी भी उनको लगे कि यार डिमोटिवेशन आ रहा है तो उनको मोटिवेट करो। ठीक है, उसके अलावा कॉपरेट। अब देखो ये वाली लाइन है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। यहां सिर्फ कहा जा रहा है कि मिलजुल के काम करो, कॉपरेशन दिखाओ अदर डिपार्टमेंट के साथ। वहां लिखा है कोऑर्डिनेट करो एक्टिविटीज। ठीक है, तो एक्टिविटीज वर्ड आपको ध्यान रखना है कि अदर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन जो दोनों लिखा हो तो टॉप लेवल है। एक्टिविटीज में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल है, लेकिन अगर सिर्फ इतना बोल दिया कि कॉपरेशन करना है अदर डिपार्टमेंट के साथ तो मिडिल लेवल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना है अदर डिपार्टमेंट के साथ तो मिडिल लेवल है। एक्टिविटीज वर्ड आ गया तो टॉप लेवल पे चले जाना। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलो वेरी गुड।
अब लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल के क्या फंक्शंस होते हैं? पहली बात यहां पर होते हैं फॉरमैन और सुपरवाइजर, यानी कि ये लोग वर्कर्स के भी हेड होते हैं, ठीक है। और सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी करते हैं, ओवरसी मतलब नजर रख रहे हैं, नजर रखते हैं, वो करता है ना चुगली हेड बॉय और हेड गर्ल तुम्हारी क्लास की, तो बस ऐसी तरीके से चुगली करते हैं, ये पूरा ध्यान रखते हैं कि क्या किया जा रहा है। और एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ यही लोग तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, यही लोग तो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है मिडिल लेवल की वो इन तक पहुंचाते हैं, और इन्हीं के काम से देखो हमारे रिजल्ट आप बनाते हो, हमारा काम आपको पढ़ाना है, लेकिन अगर आप सही से नहीं सुनोगे, नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में नहीं लिख कर आओगे तो क्या ही हो जाएगा। एक्चुअल में आप ही लोगों को जो सब कुछ हो भाई, सब कुछ तुम ही हो, ठीक है। तभी तो मैंने गाना गाया था ना, क्योंकि तुम ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही के एफर्ट्स की वजह से जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो मेंटेन होता है। देखो वेस्टेज को आपको मिनिमाइज करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है, तो ये हमारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम हो गया। तो बस ये थे हमारे सिंपल सा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, और यहां तक कि केस स्टडी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलो बच्चों, मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।